जाने माने विचारक और लेखक भास्कर राव रोकड़े शनिवार को खैरलांज तहसील में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। रविवार को सुबह 11:30 बजे कटंगी स्थित विश्राम गृह में उन्होंने हमसे सम्यक अभियान, बढ़ती बेरोजगारी, ठप हुए जिले के उद्योग और इसके पीछे के कारणों से जुड़े विषयों को लेकर खास चर्चा की है। देखिए लखन जी, मैं सैद्धांतिक बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। प्रायोगिक धरातल पर जो खरा उतर सके उसी बिंदुओं को लेकर चलता हूँ। सम्यक अभियान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक प्लेसमेंट दिलाने के लिए शुरू किया गया अभियान है, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती लंबे चौड़े वादे नहीं हैं। ये अभियान आखिर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाएंगे कि उनको रोजगार मिल जाएगा? ये सवाल लोगों का हो सकता है और स्वाभाविक है। यहाँ मैंने रोजगार के अवसरों के युक्तिकरण की बात करने के लिए इस प्लेटफार्म को सामने लाया। अब युक्तिकरण कैसे? रिटायरमेंट आयु जो 55 साल हुआ करती थी देश के स्वतंत्र होने के बाद में, 1964 के टाइम में ये स्थिति बनी कि सब रिटायर होने लगे, काम करने वाले नहीं थे और जितने लोगों की आवश्यकता थी उनकी वैकेंसी निकाली गई तो वो सामने आ नहीं रहे हैं। तब उन परिस्थितियों में 55 साल की सेवानिवृत्ति आयु को 58 साल मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास में स्किल्स नहीं था। उसके बाद में तो स्किल्स आने लगा, पढ़ने लिखने वाले लोग हो गए, तब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का सवाल नहीं उठता था। लेकिन सन 1998 में फिर रिटायरमेंट आयु बढ़ाई गई, 60 साल कर दी गई, केंद्र सरकार ने किया। तब केंद्र सरकार के कई ट्रेड यूनियंस ने जो है, कर्मचारी जो थे, उन लोगों ने आंदोलन किया कि हमें नहीं चाहिए रिटायरमेंट आयु अधिक। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा कर्मचारियों ने बोला कि रिटायरमेंट आयु अधिक नहीं चाहिए? उनका कहना था कि हमें जो पीएफ की राशि और रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलना था वो अभी मिल जाता तो ठीक था। इस राशि का जो ब्याज होता है वो आज हमें जो वर्तमान वेतन मिल रही है उससे ज़्यादा, उससे कम है ना, हमारा नुकसान है, हम फ्री के कर्मचारी मिले। तो वो तैयार इसके लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो 58 से 60 किया गया। अब तो दौर हुआ कि 58 से 60, 60 से 62, 62 से 65, 65 से 68। और ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार ने तो एक रिपोर्ट अलग ही टाइप से दे दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं, लंबे समय तक जीते हैं और उनको पेंशन का भार सरकार पर पड़ रहा है, इसलिए उनकी रिटायरमेंट आयु 10 साल इकट्ठे बढ़ा देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से बेरोजगारी बढ़ रही है और वो जो लोग अधिक उम्र के लोग काम कर रहे हैं वो उतना फल नहीं दे पाते, उतनी उनमें शक्ति नहीं होती, उस तरीके से वो काम नहीं कर पाते। इसलिए रिटायरमेंट आयु को 58 साल कर देना चाहिए, केंद्र हो चाहे राज्य। दूसरी बात आई कि जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया था 1948 में, उसी तरीके से न्यूनतम वेतन अधिनियम बना करके सरकारी क्षेत्र में जितनी वेतन है उसी के आधार पर स्लैब तय करते हुए निजी क्षेत्र के भी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित होनी चाहिए। तीसरी बात, ये आउटसोर्सिंग प्रणाली से जो नियुक्तियां दी जा रही है, दलालों के हवाले युवाओं को कर दिया जा रहा है, इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। चौथी बात ये थी कि जो 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो BR अम्बेडकर जी ने लागू करवाया था, पहले 12 से 14 घंटे अंग्रेजों के टाइम में होती थी और इन्होंने उद्योगपतियों के दबाव में आकर के उसको पुनः 12 घंटे कर दिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। उसको पुनः 8 घंटे करना चाहिए और कर्मचारियों के, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हित में जो श्रम कानून थे उसको इन्होंने उद्योगपतियों के हित में कर दिया सन 2020 में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसको पूर्ववत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितार्थ जो कानून बने थे लागू करना चाहिए। ये 4 मुद्दे हमारे युवाओं से संबंधित रहे। 5वें मुद्दा जो जातिगत जनगणना का है वो हमारे सम्यक अभियान के द्वारा 2 मई 2022 से शुरू किया गया अभियान था और सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जब मेरी बात फरवरी 2023 में हुई थी तो उन्होंने बोला था ये बड़ा अच्छा मुद्दा है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और आज वो मुद्दा उठा हुआ है। इसके आगे हमने कहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी हुआ, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये जैसे लोहार है, विश्वकर्मा है, नाई है, ये ऐसे कई समाज हैं जो पेशेवर समाज है। वो पेशेवर समाज आज भी बहुत अधिक पिछड़ा है, वो औरतों और SC/ST से भी पिछड़ा है। उनके लिए अलग से कैटेगरी EBC बना करके उनके अलग से जनगणना होकर अलग से योजनाएं बनाई जाए, ये एक योजना था। और एक दूसरी बात, ये 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ के किसान आधुनिक पद्धति से खेती नहीं कर सकते, इनको आधुनिक कृषि पद्धति से जोड़ना पड़ेगा, इसकी सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इसलिए हमने इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग नाम दिया कि किस क्षेत्र में किस चीज़ का उत्पादन अधिक हो सकता है, उस क्षेत्र में उसके अनुरूप इंडस्ट्री स्थापित करके उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुरूप कृषि उत्पादन शुरू हो
और कृषि क्षेत्रों को जोड़ करके सामुदायिक कृषि का फार्मूला अपनाया जाए तो एकाएक नई कृषि क्रांति आ सकती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है, महार समाज के जो अंबेडकर जी के समाज का पिछले बार खड़गे जी ने सम्मान खड़गे जी ने मऊ के सभा में बोला था, कुछ लोगों ने बता दिया कि महार समाज को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं है, तो उन्होंने बोला जब हमारी सरकार आएगी तब महार समाज को आरक्षण देंगे। ये बात थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हुई कि लोगों ने इसलिए बताया कि जो महार समाज के लोग थे, महाराष्ट्र मूल के थे, वो भोपाल, इंदौर आदि शहरों में जाकर के उस समय बसे और काम करने लगे, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था कि वो कब से मध्य प्रदेश में है, तो उस प्रमाण पत्र के अभाव में उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। महार समाज यहाँ शुरू से ही आरक्षित वर्ग में है, लेकिन वो जो लोग वहां से यहाँ विस्थापित होकर आए थे उनको लाभ नहीं मिल रहा है और वो गरीबी के तहत जीवन जी रहे हैं, इसलिए ये बात आई। तो मेरा कहना यह है कि जिस समाज को, जहां के मूल समाज है वहां पर उनको आरक्षण का लाभ जिस भी कैटेगरी में दिया गया है उस कैटेगरी का लाभ देश में चाहे जहां आजीविका के लिए चले जाए वहां पर मिलना चाहिए। इससे जो आरक्षित वर्ग का वंचित समाज है उसको न्याय मिल जाएगा और वो मुख्यधारा से जुड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर तीसरी और एक आखिरी बात हमारी थी कि राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजा और इलाकेदारों के पास अकुत संपत्ति पड़ी हुई है, जबकि बीच में बहुत सारे कानून आए और इंदिरा जी ने जो है उनका प्रीवी पर्स बंद कर दिया था, विशेषाधिकार बंद कर दिए थे, उसके बाद भी उनका एक छत्र राज चल रहा है, उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, राज्य और देश कर्ज में डूबता जा रहा है, तो उनकी सारी संपत्ति और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी के महल और किलों को सरकारी कर देना चाहिए। ये हमारे मुद्दे सम्यक अभियान के हैं और आज 6 राज्यों में इसको प्रचार हो गया है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनाया है। अब ये सम्यक अभियान कांग्रेस का भी अभियान, कांग्रेस समर्थित अभियान बन चुका है और हमारा एक बड़ा कार्यक्रम 19 नवंबर 2025 को भोपाल में होना है, क्योंकि इस साल हम इंदिरा जयंती सृजन वर्ष मना रहे हैं। 108 कार्यक्रम हो रहे हैं। इंदिरा जी ने इस दिशा में बड़े व्यापक प्रयास की थी। इंदिरा जी हमारी रोल मॉडल है, हम इसलिए उनको मानते हैं, उन्हें शक्ति स्वरूपा के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो उस दिन बड़ा कार्यक्रम होगा और उस दिन देश के लाखों युवा, प्रदेश के लाखों युवा संकल्प लेंगे कि हम सम्यक विकास और नवक्रांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चूंकि आप रोजगार की बात कर रहे थे, बालाघाट जिले के रोजगार के अवसर किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ किस तरह के रोजगार पैदा किए जा सकते हैं? जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय भी इस बात को हम बहुत ज्यादा सुनते थे कि बालाघाट में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगेगा। बड़ी लंबी बात थी, बार बार आता था, नहीं अभी इसका सर्वे हो गया है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आज तक कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट यहाँ नहीं लगा, जबकि उत्कृष्ट श्रेणी का यहाँ पर कॉपर का ओर मलाजखंड में उपलब्ध है। मैग्नीज, स्पंज आयरन और स्टील का एक अच्छा घटक है। इसके बावजूद यहाँ स्पंज आयरन या स्टील की बड़ी इंडस्ट्री नहीं डल सकी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीच में बालाघाट जिले के गर्रा के पास में स्थान देखा गया जहाँ स्पंज आयरन के लिए एक अलग से नोट बना करके और वहाँ स्पंज आयरन फैक्ट्री डालने की बात हुई। एक स्टील इंडस्ट्री यहाँ आई थी जो यहाँ पे पावर प्लांट स्थापित करने जा रही थी और स्पंज आयरन वगैरह के बड़े उद्योग यहाँ स्थापित होना तय हो गया था। लेकिन हमारे जो तत्कालीन मंत्री जो थे गौरीशंकर बिसेन जी, उन्होंने एक बात रखी, ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ उद्योग आ जाएंगे तो यहाँ का कृषि कार्य डाउन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन उद्योगों का ही विरोध कर दिया। मध्य प्रदेश का उद्योग विभाग शांत बैठ गया, आखिर करे तो क्या करे, बड़े एमओयू हुए थे, बड़े उद्योग यहाँ आ रहे थे। तो स्पंज आयरन यानी मैग्नीज के पर निर्भर जो थे, स्पंज आयरन की बड़ी फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियां लग सकती थी, जो एक स्टील का बड़ा कंपोनेंट है। पावर सेक्टर आ सकता था, कई चीजें यहां पर हुई, लेकिन उसको जानबूझ के रोका गया। एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात बताना चाहता हूं, यहाँ की सॉइल अलग टाइप की है, जिसके वजह से टाइल्स यहाँ बनता था, और ये जो टाइल्स है ये बाद में बड़े बड़े उद्योगों में जो ईंट लगती है, जो बड़े टेम्परेचर को झेलती है, वो ईंटें बनाने के लिए काम में हो सकती थी। जब अगर टाइल्स का ये जो बंद हुआ, वो ईंटें बनाने के काम हो सकते थे, लेकिन नहीं, उस मिट्टी पर ही टैक्स लगा दिया गया।
मिट्टी पर टैक्स लगा दिया गया, इसलिए वो जो बड़े बड़े टाइल्स उद्योग है जर्जर स्थिति में आ गए, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी और उनको वो बंद कर देना पड़ा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बालाघाट जिला है जहाँ की मिट्टी उस काम की थी, उस मिट्टी पर टैक्स लगा दिया गया और वो उद्योग टूट गए। पहले इसके कारण बालाघाट जिले को टाइल्स उद्योग के कारण पहचान मिली हुई थी। यहाँ का टाइल्स एक अलग टाइप का टाइल्स था, मजबूत टाइल्स था, मिट्टी के कारण था। दूसरी चीज, यहाँ का पोहा काफी दूर तक जाता था, विदेशों में तक जाने लग गया था। जब तक हम डोमेस्टिक मार्केट से हट करके इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाते तब तक हमारी मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी आय नहीं बढ़ेगी। ये बात मानी जा सकती है। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा जब यहाँ पे उत्पादन ही बना बंद। इन्होंने राइस मिल्स यहाँ बहुत ज्यादा लग रही थी, तो राइस मिल्स, पोहा मिल्स पर जो अनुदान मिलता था उस अनुदान को केवल बालाघाट जिले में हमारे गौरीशंकर बिसेन जी ने बंद कर दिया। उनका यह कहना था कि यहाँ राइस मिल बहुत लग गए हैं, पोहा मिल बहुत लग गए, अब यहाँ पर इसकी संभावना नहीं है। तो भाई बहुत लग गए तो क्या होता है, और लगने दीजिए, यहाँ उत्पादन बढ़ने दीजिए। उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ का उत्पादन विदेश तक चले जाएगा, विदेश जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के युवा उससे जुड़ेंगे, ये एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़ जाएंगे। तो इस पर उन्होंने जानबूझ के लोग लगाया। गौरीशंकर बिसेन जी से पूछ सकते हैं कि मिट्टी पर टैक्स कब लगा और उन्होंने राइस मिल्स जो स्थापित हो रहे थे उनका अनुदान कैसे बंद किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आप लोगों के लायक की चीज है कि ये स्थानीय स्तर पर जो रोजगार के अवसर सृजित होने वाले थे उन्होंने कैसे रोका। एक बात और आती है, यहाँ का बांस जो है अच्छे क्वालिटी का माना जाता है। हालांकि अगरबत्ती उद्योग वगैरह के लिए जिस बांस की जरूरत होती है वो बांस नहीं है, यहाँ नोड पास में होते से दिक्कत होती है, पर उस बांस का उत्पादन यहाँ बढ़ाया जा सकता था। उस दिशा में कोई व्यापक प्रयास नहीं हुए। एक बात और बताना चाहता हूं, सन 1990 के दशक में एक पेडी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की बात आई थी। तो पेडी रिसर्च सेंटर, चूंकि धान का सबसे अधिक उत्पादन बालाघाट जिले में माना जा रहा था, तो बालाघाट में पेडी रिसर्च सेंटर ने धान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के फाइनल प्रोजेक्ट बन चुका था। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञ भारी पड़े और पेडी रिसर्च सेंटर बालाघाट में स्थापित न होकर के रायपुर में स्थापित हो गया। जबकि यहाँ सॉइल टेस्ट लैब जो है उसी समय में शुरू की गई थी, 80 के दशक में शुरू कर दी गई थी और उससे पहले भी अस्तित्व में आ चुकी थी, जो कि हरित क्रांति अभियान के तहत थी। तो वो नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ एरोमेटिक राइस रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। ये दिल्ली तक भी गया, लेकिन बाद में पता चला कि एरोमेटिक राइस रिसर्च सेंटर तुमसर में स्थापित होने जा रहा है। पता नहीं वहाँ के नेताओं ने शायद ज्यादा पहल की होगी। न वो तुमसर में स्थापित हुआ न बालाघाट में स्थापित हुआ। बालाघाट में एरोमेटिक राइस रिसर्च सेंटर यदि स्थापित किया जाता है तो पहले का जो चिन्नौर चावल जिसका नाम आज भी लिया जाता है, लेकिन चिन्नौर वो गायब हो गया। पहले का दुबराज चावल जिसका नाम आज भी लिया जाता है वो गायब हो गया। ये जो जीरा शंकर चावल यहाँ पे जो कहते थे, ये अपना सिवनी के आसपास में इस एरिया में होता था, वो गायब हो गया। ये जो सुगंधित चावल है, एरोमेटिक मतलब सुगंधित चावल, सुगंधित चावल जो आज लगभग इसका पैदावार बंद हो चुकी है, वो यहाँ पुनः उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। पुराना एक लुचई चावल माना जाता था, बड़ा अच्छा चावल होता था, पतला बड़ा टेस्टी चावल माना जाता था, बहुत दूर दूर तक यहाँ से जाता था। ये जो ऐसे चावल है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, जिसका मार्केट डोमेस्टिक मार्केट तो है ही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी मांग हो सकती थी और हमारे इस बालाघाट जिले के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बढ़ सकते थे। तो ये ऐसे अवसर हैं माइनिंग के क्षेत्र में, राइस उत्पादन के क्षेत्र में, अपने स्पंज आयरन के क्षेत्र में। इसके माध्यम से यहाँ रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते थे, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई बड़े प्रयास आज तक नहीं हुए हैं। न फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़े लेवल पे लगी। जहाँ तक कास्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसी कंपनियां बीच बीच में प्लाई वगैरह की एक दो लगी भी तो वो बंद हो गई। इसके लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, अनुदान देना चाहिए और इस नेचर के उद्योग जिसका उत्पादन यहाँ ज्यादा है, उस नेचर के उद्योग यहाँ स्थापित करते हैं, उद्योगपतियों से MOU करते हैं, तो यहाँ पे औद्योगिक विकास तेजी से हो सकता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं।